अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे फॉर द चैप्टर मास वेट एंड डेंसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपके पास फिगर 3.1 में बोला हुआ है दैट फिगर 3.1 shows an early water powder device used to raise a heavy load. The heavy load rests on piston B. Okay. Initially, a large weight of the water in cylinder A pushes piston A down. This causes the left hand of the beam to move down and the right hand on the beam to move up. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे जाएगा. What they want us to find out, calculate the weight of the water in cylinder A. The weight of the water in cylinder A is 80 kilonewton. Calculate the mass. वेट आपको दिया हुआ है, मास आपको मेजर करना है. तो वेट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? W is equals to mg, where we do know about weight which is 80 किलो. इसको चेंज करना लाजमी है. 80 10 to the power 3 किलो का प्रीफिक्स आपके पास क्या होता है? 10 to the power of 3. मास आपको मेजर करना है. ग्रेविटी आप 9.81 या अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं. मैं अभी वैसे 9.81 ही लेते हैं. अगर आपको मेंशन ना हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट मेंशन ऑलवेज टेक 9.81. तो आपके पास मास आ गया 8154.9. 8154.9 kg. इसको राउंड ऑफ करेंगे सो दैट वुड बिकम 8000. इसी तरीके से या 8100 भी हम लोग बोल सकते हैं. 8200 वुड बी द मोस्ट परफेक्ट आंसर. सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000. डेंसिटी आपके पास गिवन है. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर ए. अब से देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी आपके पास गिवन है 1000. मास अभी अभी आपने निकाला था और वो कितना था? 8200. तो 8200 आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो आपके पास 8200 divided by 1000 would be equals to the volume, so that would become 8.2 मीटर क्यूब. ये चैप्टर जनरली इजी होता है, लेकिन इसमें कुछ सवाल मिक्सअप होके आ जाते हैं विद टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्सेस. इन सबको इंक्लूड करके कर देते हैं, विच मेक्स द क्वेश्चन अ बिट कॉम्प्लेक्स बट स्टिल दे आर इजी. पार्ट सी में बोला हुआ है पिस्टन ए मूव डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऑल्दो आपके पास ये इस पार्ट का सवाल नहीं है इस चैप्टर का, बट स्टिल वी कैन डू इट. आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि GPE होती है, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? mgh. हम इसको वेट इनटू एच भी बोल सकते हैं. वाई? बिकॉज mg किसके बराबर होता है बेटा? वेट के बराबर होता है. सो वी कैन यूज़ बोथ ऑफ देम. अब आपके पास हाइट इन्होंने दी है, दैट इज़ 4 मीटर. सो व्हाट आई कैन डू हियर कि हमें वेट या तो डायरेक्ट वेट इनटू हाइट कर दूं, या तो मास भी पता है, ग्रेविटी पता है, हाइट भी पता है, इन सब के साथ में करूं. आंसर वुड रिमेन्स द सेम. मास हमारे पास कितना आया था बेटा? 8200 आया था. इसी तरीके से आपके पास ग्रेविटी कितनी है? 9.81. और हाइट आपके पास दे दी कितनी? 4 दे दी. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000 जूल्स आ गए. पार्ट डी देखते हैं. द हैवी लोड लिफ्टेड बाय द पिस्टन गेन्स 96 किलो जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज़ द एफिशिएंसी? अभी इस पार्ट को अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है. तो जैसे ही आप वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें हम लोग ये सवाल भी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशंस 1.5 बाय 1.2 मीटर्स दी हुई हुई है. मास आपको गिवन है
आपको वेट निकालना है। तो देखें वेट के लिए तो आपके पास फॉर्मूला होता है W इज़ इक्वल्स टू mg। यू हैव द मास विच इज़ 1440, यू हैव द ग्रेविटी विच इज़ 9.81। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो योर आंसर वुड बी 1440 multiplied by 9.81. The answer is 14126.4, which means 14,000 न्यूटन। राउंड ऑफ कर दिया। अब प्रेशर के बारे में आपको पूछा हुआ है, ऑल्दो प्रेशर इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखें इस चैप्टर में आपके पास दूसरे चैप्टर बहुत सारे लिंक्ड होते हैं और फिर उनको कंबाइन करके ये सवाल पूछे जाते हैं, बट स्टिल द प्रेशर इज़ ईजी वन, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ज़रा देखें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस, तो यहाँ पर फोर्स हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर वेट एज फोर्स। और एरिया के लिए हमें दो डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ टाइम्स विड्थ इज़ नोन एज व्हाट? एरिया। सो वेट आपके पास गिवन है, वेट इज़ 14,000 डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास कितना है? 1.5 टाइम्स 1.2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं and we will find out the pressure which is 8,000। राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ बेटा, द आंसर इज़ 8,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पैस्कल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली पार्ट बी में अगर हम लोग चेक करें तो आपके पास गिवन है कि एक वाटर टैंक P है, एक वाटर टैंक Q है। दोनों की शेप आपके पास अलग अलग है और दोनों के अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन बोथ द टैंक इज़ 1.4। डेंसिटी आपके पास गिवन है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ टू टैंक आर इक्वल। दोनों का प्रेशर भी सेम है। आपने मालूम क्या करना है? प्रेशर ही मालूम करना है। तो देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिक्विड आ गया और लिक्विड का प्रेशर किसके बराबर होता है? रॉ GH, वेयर डेंसिटी इज़ 1000, योर ग्रेविटी इज़ 9.81 और आपके पास डेप्थ मतलब हाइट आपके पास दी हुई है 1.4। अब इन तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी आर गेटिंग 14,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पैस्कल, दोनों बोल सकते हैं। पार्ट 2 में बोला हुआ है इक्वल स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम ईच टैंक। दोनों टैंक में से छोटा छोटा मतलब हम लोगों ने स्मॉल वाटर ऑफ वॉल्यूम इज़ बीइंग रिमूव। नाउ स्टेट विच टैंक P और Q नाउ हैज़ द ग्रेटर वाटर प्रेशर ऑन द बेस। बताना ये है कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका प्रेशर आपके पास कम होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो अब अगर हम लोग देखें कि आपके पास अगर दोनों टैंक में से वाटर का अमाउंट हमने रिमूव किया है और दोनों से सेम अमाउंट हमने रिमूव किया है, तो फ़र्क किसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा? लेट अस सपोज़ कि अगर मैंने यहाँ से इतना वाटर रिमूव कर दिया और यहाँ से भी इतना वाटर रिमूव किया, तो अब मुझे एक चीज़ नोटिस करने को दिखेगी कि Q में, क्योंकि Q का शेप ऐसा है कि उसके बेस पे कम वाटर है और अबव जाते आते उसका वाटर ज़्यादा है। तो जब दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमूव किया जाएगा तो वाटर की हाइट P में ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू Q ड्यू टू शेप। तो इसीलिए आपके पास हाइट किस में ज़्यादा है? आफ्टर रिमूविंग द वाटर Q में हाइट ज़्यादा है, देयरफॉर द प्रेशर एट Q वुड बी मोर एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर एट P। और हाइट Q में ज़्यादा क्यों है? उसके शेप की वजह से। तो आपको यहाँ पे यही बताना है। सो वी विल राइट कि प्रेशर ऑन बेस ऑफ P is smaller than of Q। Why? रीज़न भी लिख दें, because smaller decrease
in the depth of Q is observed, कि दोनों से अगर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमूव किया जा रहा है तो डेप्थ दोनों की कम हो रही है, लेकिन Q की कम हो रही है, P की ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स दैट वाज प्रोवाइडेड टू अस। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द वेट ऑफ द कंक्रीट स्लैब। अब आपके पास कंक्रीट स्लैब का वेट बताना है, तो कंक्रीट स्लैब का हमें मास पता होना चाहिए, किसी और चीज़ के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें मास तो पता नहीं है, अगर हम देखें, नहीं मास हमें पता है। वी हैव बीन गिवन द मास विच इज़ 18 kg. The slab has a height of 0.6, width of 0.3 and the mass of 18 kg. So now if I want to find out weight, what is the formula for the weight? Weight is equals to mg. We do have the mass for the concrete slab which is 18, and we do have the gravity as well which is 9.81, and if we multiply 179 point something आ रहा है, so if we round it off, so the answer would be equals to 180 Newton. द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज़ 0.04। एक चीज़ आपने नोट की कि इन सवालों में ज़्यादातर आपके पास दूसरे चैप्टर्स भी इंक्लूड होके आते हैं, तो यही होगा बेटे। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव अ प्रायर नॉलेज फॉर द डिफरेंट चैप्टर्स। अभी हम आगे देखेंगे, आपके पास मोमेंट के रिस्पेक्ट से भी आपसे वेट पूछा जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे बेटे। आपको थिकनेस बता दी है और आपको मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है ऑन द ग्राउंड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्लैब ऑन द ग्राउंड। तो देखें, आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज़ फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है वेट को ही कंसीडर करेंगे। एरिया के लिए आपके पास दो क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी, लेंथ और विड्थ। तो अब जरा देखें, प्रेशर बेस के ऊपर बात हो रही है ना, तो देखें द स्लैब वुड बी लाइक दिस। अगर हम इसकी 3D शेप बना लें, यहाँ पे अगर हम इसका 3D शेप बनाएं, तो आपके पास देखें बेस से कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक ये लेंथ और ये थिकनेस। तो ये दो चीज़ों को कंसिडर करके हमें एरिया निकालना है बेटा। इसमें हाइट का कोई काम आपके पास नहीं है। तो ज़रा देखें, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास कौन कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके थ्रू एरिया मालूम करूँगा। वन वुड बी इट्स लेंथ विच इज़ 0.3, जिसको इन्होंने विड्थ बोला हुआ है सवाल में, एंड वन वुड बी इट्स थिकनेस which is 0.04. So I can say the weight was 180 divided by 0.3 into 0.04. In this way I can find out area, and by combining all these values I can get pressure which is 15,000 pascals. So I hope so बेटे आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बिला झिझक पूछें बेटे। अच्छा जी, इसी चैप्टर में मोमेंट के बारे में भी पूछ लिया गया है। तो यस, ऑन फिगर 1.2 ड्रॉ एंड लेबल द एरो टू शो द वेट ऑफ द स्लैब एक्टिंग एट इट्स सेंटर ऑफ मास। रिमेंबर वन थिंग, वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्लैब और वेट इससे बिल्कुल डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा बेटा, दैट वुड बी द वेट। अब सवाल में पूछा गया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन फोर्स अबाउट डी। मोमेंट में याद रखिएगा, इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, इट इज़ फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसके लिए आपको पिवट का पता होना चाहिए, तो इन्होंने बता दिया अबाउट पॉइंट डी, विच मीन्स द पॉइंट डी वुड बी टेकन एज पिवट। सो दिस इज़ द पिवट। इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पास जो इसका डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा। सो डिस्टेंस वुड बी दिस। याद रखिएगा, मोमेंट के सवालों में ये चीज़ में बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो फोर्स और डिस्टेंस को, फोर्स तो पता चल जाती है लेकिन डिस्टेंस इनकरेक्ट ले लेते हैं बेटे। तो हमें यहाँ पे देखना है बेटे
जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो हम लोगों ने लेना है। और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट टिल द फोर्स। तो देखो मैंने फोर्स की डायरेक्शन को ब्लू लाइन से एक्सटेंड कर दिया बेटा, ये है मेरी फोर्स। तो पिवट से इस फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पर्पल लाइन से शो कर दिया, जो आपको दिख रहा होगा, विच इज़ 0.6। तो अब हमने क्या किया, मोमेंट का फॉर्मूला लगाया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपके पास दी हुई है 40 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास कितना आया, 0.60 मल्टीप्लाई किया, सो आर आंसर इज़ 24 न्यूटन मीटर। दो चीज़ें मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, कोई चीज़ में मसला हो पूछिएगा। आपके पास के फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस होना चाहिए, और डिस्टेंस पिवट से लेके फोर्स तक के लिए हम मेजर करते हैं। तो इन्होंने पॉइंट डी बोला हुआ था, दैट इज़ योर पिवट। तो पिवट से लेकर जहाँ तक आपके पास फोर्स आ रही है वहाँ तक का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम लोगों ने देखना है। तो 0.6 वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टिल फोर्स, तो हमने 0.6 को कंसिडर किया बेटे। पार्ट 2 में बोला हुआ है द मोमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट डी। अब पॉइंट तो आपके पास डी ही है बेटे, ज़रा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। हमें मोमेंट मालूम करना है किसका, डब्ल्यू का, और कैसे मालूम करना है, अबाउट पिवट। तो इस एफ का काम तो अभी ख़त्म हो गया। तो वेयर इज़ डी, दिस इज़ डी। पिवट से लेकर जहाँ तक आपके पास फोर्स लग रही है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेट हमेशा सेंटर में होता है, सो आई कैन सी आई हैव द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक। और ये विड्थ आपके पास क्या थी बेटे, विड्थ थी आपके पास 0.3। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से देख लूँ तो आपके पास वो 0.3 का हाफ हो जाएगा। और मैं 0.3 को हाफ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेट हमेशा बॉडी के सेंटर में होता है। तो देखें आपके पास फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से क्या बना, ये जो रेड से मैंने मार्क कर दिया बेटा, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये होगा कितना, 0.3 का हाफ। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर वेट हमेशा सेंटर में होता है। सो दिस वुड बिकम 0.15 मीटर। और वेट आपके पास कितना है, ये है वेट आपके पास 180 न्यूटन। तो देख लें फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर। पहली चीज़, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर किया, पिवट से लेके फोर्स तक, और डिस्टेंस होगा कैसे, परपेंडिकुलर होगा। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपने लाजमी याद रखना है वाइल यू आर सॉल्विंग फॉर द मोमेंट। तो आपको सिर्फ मोमेंट ही निकालना है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। फोर्स हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, वेट को, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है डब्ल्यू के लिए। तो व्हाट वाज आवर वेट, 180। डिस्टेंस आपके पास कितना था बेटे, 0.15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज 27 न्यूटन मीटर। पार्ट 3 में आपके पास बोला हुआ है द ग्राउंड इज रफ सो दैट द स्लैब डज नॉट स्लाइड। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द स्लैब एज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। आपके पास यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ा दी, स्लाइड तो हो नहीं रहा, ये उन्होंने बता दिया, तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ये टॉपल हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे आके स्लैब गिर जाएगा बेटे। तो इस चीज़ को अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है फॉर 2 मार्क्स। तो हम लोग लिख देंगे स्लैब टॉपल्स या रोटेट, और पिवट क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि देखें डी अपनी जगह पे रहेगा, बस स्लैब ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो मोमेंट हमेशा अबाउट पिवट ही होता है, और पिवट यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द स्लैब रोटेट अबाउट पॉइंट डी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 मार्क्स थे, तो 2 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखें मोमेंट आपके पास यहाँ पे 2 किस्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक 40 न्यूटन भी मोमेंट आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है, और वेट वाली जो वेट है वो भी आपके पास क्या कर रहा है बेटे, मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि इस चीज़ को मेंशन करेंगे
कि मोमेंट ऑफ फोर्स, और फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही थी, एट बी बिकम्स बिगर देन मोमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, जो मोमेंट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी अप्लाई हो रहा था बाय दिस फोर्स विच इज़ बीइंग अप्लाइड एट पॉइंट बी, वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपेयर टू दिस मोमेंट। इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, ये स्लैब जो है ये टॉपल हो गया, रोटेट हो गया बेटे, और रोटेट होने के बाद आपके पास नीचे गिर जाएगा बेटे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, मास ऑफ द क्रेन आपके पास मेंशन है। क्रेन एक मडी बिल्डिंग साइट पर मौजूद है, आपको वेट ऑफ द क्रेन मालूम करना है। सो व्हाट इज़ द वेट, W is equals to mg, that's the formula for the weight. We have been given the mass which is 8500 और ग्रेविटी आपके पास 9.81 होती है। मल्टीप्लाई अगर हम लोग इन दोनों को कर दें, सो वी विल गेट, लेट अस डू द कैलकुलेशन, 8500 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 83,385। सो 83,000 राउंड ऑफ करके हम लोगों ने वेट लिख दिया बेटे। उसके बाद आपके पास 83,000 वैसे 300 लिख दें, 350 था तो 83,350। द क्रेन रेस्ट ऑन 2 कैटरपिलर ट्रैक्स ईच ऑफ विच हैज़ अ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ 3.4। व्हाट इज़ द प्रेशर, प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रेशर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर हम लोग फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे बेटे, वेट। तो आपके पास ज़रा देखें, आपके पास वेट भी मौजूद है, और आपके पास व्हाट इज़ द वेट, 83,350। अब देखें एरिया जो आपके पास दिया हुआ है कैटरपिलर ट्रैक का, ये दिस इज़ द कैटरपिलर ट्रैक, और इस एक का एरिया बेटा 3.4 मीटर स्क्वायर है बेटा। और हमारे पास कितने कैटरपिलर ट्रैक हैं बेटे, हमारे पास 2 कैटरपिलर ट्रैक हैं। तो हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा, एरिया हमारे पास 3.4 तो है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि 2 कैटरपिलर आपके पास ट्रैक हैं। यहाँ पे इस चीज़ को लाजमी नोट डाउन रखना है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पे गलती हो सकती है बेटे, कुछ बच्चे डायरेक्ट 83,350 को डिवाइड कर देते हैं 3.4 से, लेकिन ये चीज़ नोटिस करनी है कि बेटे वी हैव 2 कैटरपिलर ट्रैक्स, तो एरिया विल बी ट्वाइस। सो बाय डिवाइडिंग दिस वी आर गेटिंग 12,257.3। So 12,300 Pascal is your pressure. इसी तरीके से as the crane driver walk towards the crane, he starts to sink into the mud. He lays a wide plank of wood on the mud and he walks along the plank. Explain why he does not sink in the mud when he walks about the plank. तो अगर वो प्लैंक पे बेटे मूव कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर की बात आ रही है बेटे। पहले आपके पास जब प्लैंक मौजूद नहीं था तो आपके पास हो क्या रहा था, वो ज़मीन के अंदर धंस रहा था। क्यों, क्योंकि उसके पहले पाँव का एरिया देख लो, इतना एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पहले वो सिर्फ बेयर फुट चल रहा था या फिर विथ शूज़ चल रहा था, तो देखें पाँव का साइज़ उसका कम है, छोटा है एज़ कम्पेयर टू प्लैंक। तो एरिया कम था, प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, इसलिए पहले सिंक हो रहा था। अब मैंने इसकी जगह प्लैंक रख दिया बेटा। अब प्लैंक का एरिया ज़्यादा है और प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया है। सो वी कैन गेट दिस दैट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही लिखना है कि
प्लैंक हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, और उस लार्जर सरफेस एरिया की वजह से आपके पास प्रेशर क्या लगेगा, स्मॉलर, ड्यू टू विच लेस प्रेशर इज exerted on the ground. ग्राउंड पे प्रेशर कम लग रहा है, इसीलिए वो सिंक नहीं हो रहा है, इसलिए वो चलता जा रहा है. पार्ट सी में when the crane lift a heavy load with its hook, the load exerted a movement on the lifting arm about the axle. What is meant by the movement? तो आपके पास movement की definition आपको बतानी है. What is the definition? It is the product of force with perpendicular distance. The product of force with perpendicular distance is known as moment of force. इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस आपको बतानी है. इक्विलिब्रियम में बेटे होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? या तो बॉडी आपके पास रेस्ट पे हो, या तो बॉडी अगर मूव हो रही है तो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही हो. दोनों कंडीशंस आपके पास इक्विलिब्रियम की होती हैं. या तो आपके पास क्या हो कि उसके अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट ना हो, नो टर्निंग इफेक्ट. तो बेटा ये दोनों कंडीशन आप उसी वक्त मेंटेन कर सकते हैं जब आपके पास नेट फोर्स ज़ीरो होती है. तो पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? नो रिजल्टेंट फोर्स. आपके पास बॉडी की नेट फोर्स क्या होनी चाहिए बेटे? ज़ीरो होनी चाहिए. नो टर्निंग इफेक्ट का मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, मोमेंट का मतलब जो अभी हम लोग ऊपर मेजर कर रहे थे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मोमेंट बोलते हैं बेटे. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बेटे. पेपर में CW और ACW से मेंशन नहीं करना. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नो रिजल्टेंट मोमेंट, नो टर्निंग इफेक्ट, ये भी लिख सकते हैं. या फिर पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. मोमेंट का सवाल आ गया बेटे. अब जरा देखें, आपको मालूम क्या करना है. ये एक बर्ड का स्कल्पचर दिया हुआ है जिसमें आपको बता दिया गया है M इज़ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बर्ड. दिस M ये आपको सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अलावा अगर देखें, द मास ऑफ द बर्ड इज़ 1.5. मास ऑफ द बर्ड आपके पास गिवन है. द आर्टिस्ट ऐड अ काउंटर वेट एट एंड E. यहाँ पर उसने काउंटर वेट को लगाया है बेटे एट द एंड ऑफ E ऑफ द टेल सो दैट द बर्ड रिमेन स्टेशनरी. ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ काउंटर वेट. आपको मालूम क्या करना है बेटे? मास मालूम करना है. किस चीज़ का मास आपको मालूम करना है? काउंटर वेट का. तो अब ज़रा देखें, आपके पास मास ऑफ द बर्ड कितना है? 1.5 kg. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये यहाँ पर बेटा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दैट वुड बी द वेट. और सिमिलरली ये यहाँ पर बेटा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दैट वुड बी द काउंटर वेट. ये वेट आ गया, वो काउंटर वेट आ गया. अब अगर हम लोग देखें, पिवट आपके पास यहाँ पे मेंशन है. पिवट से लेकर फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके पास यहाँ पे कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर. अगर काउंटर वेट का देख लूँ तो पिवट से लेकर काउंटर वेट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ पे आपके पास 30 सेंटीमीटर है. तो व्हाट डिड आई डू, मैंने यहाँ पे मोमेंट को इस्तेमाल करते हुए मास निकाल लूँगा. मुझे पता है क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. यहाँ पे आपके पास बराबर होगा, ताकि क्योंकि हम लोगों को बोला हुआ है ना, रिमेन स्टेशनरी मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में. तो इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होता है? द क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट.
अगर मैं बर्ड के मास से इस वेट की रिस्पेक्ट से मोमेंट देखूं तो इसकी फोर्स कितनी है, वेट के बराबर, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे आपके पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही करेक्ट मार्क करना है बेटा, वहाँ पर अगर आपसे चूक हुई सवाल गलत हो जाएगा बेटे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना बोलें, ये अगर दूसरे वेट की रिस्पेक्ट से देखें, काउंटर वेट की रिस्पेक्ट से, तो इसको मैं WC बोल देता हूँ ताकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो काउंटर वेट का वेट कितना है आपके पास, WC, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटे, 30 सेंटीमीटर। बर्ड का मास क्योंकि हमें पता है तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसका मास कितना था बेटा, 1.5। ग्रेविटी आपके पास कितनी है, 9.8, 1, और ये आ गया 12। सिमिलरली अगर काउंटर वेट का वेट हम लोग देखें तो इसका मास मुझे पता नहीं, वही मालूम करना है। ग्रेविटी हमें पता है 9.81 ही होगी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, 30। अब देखिए पूरी एक्सप्रेशन में आपके पास एक ही अननोन दिख रहा है, सो मास वुड बी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 9.81 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 30। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मास आ रहा है 0.6 kg। तो देखें, मोमेंट को इस्तेमाल करके मास भी निकाल सकते हैं, मोमेंट को इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मोमेंट को इस्तेमाल करके फोर्स या वेट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। सवाल अब अगला आपके पास क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्कल्पचर विद काउंटर वेट इज एट पिवट, कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स अबाउट पिवट। तो देखें, पिवट के ऊपर अपवर्ड फोर्स निकालनी है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। तो देखें आपके पास कितनी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, 2 डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। एक तो आपके पास वेट ऑफ द बर्ड है, एक आपके पास काउंटर वेट है जो आपने पॉइंट ई पे लगाया हुआ था, और ये दोनों मिल के एडअप होके आपके पास क्या बन जाएगी बेटे, अपवर्ड फोर्स बन जाएगी। तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। आपके पास बर्ड का मास कितना था, 1.5 इन मास था, और इसका ग्रेविटी 9.81। काउंटर वेट का मास आपके पास आ गया 0.6 इंटू 9.81। दोनों को सॉल्व करके हम लोग एडअप करते हैं तो 21 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गई। और पिवट के ऊपर जितनी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो सब की सब बराबर होंगी अपवर्ड फोर्सेस के। तो डाउनवर्ड फोर्सेस 2 थी और अपवर्ड फोर्स सवाल में मेंशन किया हुआ था अबाउट पिवट है, तो आपने मालूम करना था व्हाट इज़ दैट अपवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल्स टू द टोटल अपवर्ड फोर्स। वाई? बिकॉज द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी स्टेशनरी है तो डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी। देयर वर 2 डाउनवर्ड फोर्सेस, हमने उनको कैलकुलेट किया और हमने उससे अपवर्ड फोर्स निकाल लिया बेटे। अब जरा देखें, अब आपके पास पिवट ये है और काउंटर वेट यहाँ पे लगा दिया बेटे। द स्कल्पचर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज टू द पोजीशन शोन। अब इस पोजीशन में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से मूव कर रहा है बेटे। इट इज़ हेल्ड स्टिल देन केयरफुली रिलीज्ड। स्टेट वेदर द स्कल्पचर विल स्टे इन दैट पोजीशन, रोटेट फर्दर क्लॉकवाइज और रोटेट बैक एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये बताना है। अब देखें, पहले रोटेट किया और आपके पास रोटेट करने के बाद वो इस पोजीशन में आ गया। नाउ आई थिंक इट वुड रिमेन इन दिस पोजीशन। क्यों? वजह क्या होगी? उसके बाद उन्होंने वजह भी पूछा हुई है, क्योंकि आपके पास होगा क्या कि पहले आपके पास उन्होंने बोला द स्कल्पचर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज टू द पोजीशन शोन। हमने इस पोजीशन से अब ज़रा काउंटर वेट लगा के इस पोजीशन में इसको रोक दिया और अब बोला हुआ है क्या होगा। तो आई थिंक इट विल स्टे इन इट्स पोजीशन, स्टे इन पोजीशन। और उसका रीज़न क्या होगा बेटा? उसका रीज़न आप देखें, रीज़न के लिए आपके पास पार्ट 2 में 3 मार्क्स का सवाल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो आपके पास बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास जो बर्ड है, बर्ड इज़ बैलेंस्ड, या हम बोल सकते हैं कि बर्ड इक्विलिब्रियम में आ गया। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि देखें आपके पास पहली चीज़ तो मोमेंट आपके पास बराबर हो गए, दूसरी चीज़ बर्ड आपके पास बैलेंस हो गया या हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तीसरी चीज़ हमने पिवट से दोनों के मासेस को चेंज नहीं किया। देखिए अगर काउंटर वेट की फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है तो पिवट का डिस्टेंस आपके पास कैसे हो जाएगा, तो देखें फोर्स को आप फोर्स की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दें और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से ये आ गया आपके पास वेट, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चेक कीजिएगा बेटे हम लोग किस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हुए ही नहीं हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम पिवट is unchanged, that is why it will stay in its position। तो हमने 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स का सवाल भी आपके पास मेंशन कर दिया। सेकंड वर्कशीट देखते हैं मास वेट डेंसिटी की बेटे। सबसे पहला सवाल आपके पास गिवन है और वो है आपके पास व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या होता है वो आपको बताना है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ पे तमाम का तमाम वेट एक्ट हो रहा होता है, या तमाम का तमाम मास आपके पास एक्ट हो रहा होता है, और इसको लिखा कैसे जाता है, द पॉइंट इन द बॉडी where all the मास भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ऑल द मास वेट और ग्रेविटी appears to act, जहाँ पे तमाम का तमाम मास एक्ट हो रहा होता है, यहाँ जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट हो रही होती है। फिगर 4.1 एक एथलीट को बताया हुआ है, हाई जंप परफॉर्म कर रहा है। बोला हुआ ये है द हाइट ऑफ द बार अबव इज़ 2 मीटर, द मैक्सिमम इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, जिसको हम mgh से निकाल सकते हैं। सवाल में बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ h यूज इन द कैलकुलेशन इज़ मच लेस देन 2 मीटर। आपको बोला हुआ ये है कि आपके पास हाइट ऑफ द बार जो ग्राउंड से है वो 2 मीटर ले लिए। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज़ अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप mgh के फार्मूला से मेजर कर सकते हैं। बोला हुआ ये है एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ h यूज इन द कैलकुलेशन इज़ मच लेस देन 2 मीटर। 2 मीटर से लेस क्यों होगी आपके पास इस एक्सप्रेशन में जब हम लोग h की वैल्यू यूज़ करेंगे, सो दैट वुड बी लेस देन 2 मीटर्स। वाई इज़ दैट सो? 1 मार्क का सवाल है और उसकी रिस्पेक्ट से हम लोगों ने जवाब देना है कि हमें h की वैल्यू 2 मीटर से कम क्यों लेनी पड़ेगी इफ़ वी आर टेकिंग दिस। सबसे पहली चीज़ तो देखें आपके पास ये जो हाइट है, दिस हाइट इज़ द हाइट ऑफ द बार अबव द ग्राउंड इज़ 2 मीटर, ये फ्रॉम ग्राउंड है। लेकिन आपके पास बेटे ये एक चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से हाइट 2 मीटर से आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हाइट h। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग पर्सन की भी बात करें तो अगर देखो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ तो 2 मीटर से हाइट लेस क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पर्सन की भी तो हाइट है ना, कुछ सेंटर ऑफ मास है और ये टोटल हाइट 2 मीटर दी हुई है।
so that would definitely be less. ये देखो ये हाइट आपके पास, अगर ये 2 मीटर की हाइट है आपके पास, सो आई वुड टेक द वैल्यू लेस देन 2 मीटर. क्यों? क्योंकि जो बंदा लॉन्ग जंप परफॉर्म करने वाला है, हाई जंप परफॉर्म करने वाला है बेटा, उसकी भी तो हाइट है ना कुछ सेंटर ऑफ मास से. तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, हाइट h, या हम लोग इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं कि h is the height through which the center of mass. तो h वो हाइट है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रही है. तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास वुड बी मच लेस देन 2 मीटर. आपका जो सेंटर ऑफ मास है दैट वुड बी लेस देन 2 मीटर. आपके पास बार की हाइट फ्रॉम ग्राउंड दी हुई है, पर्सन की भी तो हाइट है ना बेटे सेंटर ऑफ मास से ग्राउंड तक, उसको भी तो कंसीडर करें. सो वी वुड टेक हाइट लेस देन 2 मीटर्स बेटा. इसी तरीके से फिगर पार्ट सी में आपके पास बोला हुआ है, फिगर 4.2 शोज़ इन ऑर्डर 5 स्टेजेस एन एथलीट सक्सेसफुली परफॉर्म द पोल वॉल्ट. आपके पास उसने क्या किया, ये एक ओलंपिक्स में गेम भी होता है, ये आएगा बंदा पोल लगाएगा और उसके बाद फिर इससे हाइट मार जाएगा. डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोल वॉल्ट फ्रॉम ओरिजिनल स्टेशनरी पोजीशन टू ऑफ द पोल वॉल्टर बिफोर. पूरा आपको एनर्जी चेंज बताना है. सबसे पहली चीज़ देखें, बंदे के अंदर जो ये हाई जंप पोल वॉल्ट बेसिकली परफॉर्म करने जा रहा है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी बेटे, केमिकल एनर्जी होगी. ऑल्दो ये मास वेट डेंसिटी का सवाल नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग. अब वो भाग रहा है बेटा, रनअप के दरमियान वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. उसके बाद पोल बेंट हो रहा है जब वो ग्राउंड पे रख रहा है, तो इसकी वजह से आपके पास उस पोल के अंदर कौन सी एनर्जी है बेटे, इलास्टिक एनर्जी है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं. उसके बाद वो उस पोल के बेंट होने की वजह से बंदा राइज होगा हवा में, तो उसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेंड होगी. उसके बाद वो बंदा फॉल होगा ऊपर से नीचे, जैसे ही वो पोल को क्रॉस कर जाएगा, तो फिर दोबारा मूव होने लग गया, तो दोबारा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटे. और एट दी एंड जब वो गिरेगा बेटे मैट के ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ से टकराते हैं या कोई भी चीज़ आपके पास लगती है, तो हीट एनर्जी भी आती है, साउंड एनर्जी भी आ सकती है. तो जैसे ही वो मैट पे गिरेगा, सो देयर वुड बी सम थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आवाज़ भी तो आएगी, साउंड एनर्जी भी हो सकती है. 6 मार्क्स का सवाल था, 6 एनर्जी चेंजेस बनाए थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6. Question number 2. A bucket of oil. A bucket is full of oil. The total mass of the bucket is 4.5 gravitational field. अब इन्होंने मेंशन कर दी 10 बेटा. वेट निकालना है, तो W इज इक्वल्स टू mg. 5.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द आंसर वुड बी 54 न्यूटन. उसके बाद पार्ट बी में आपके पास बोला हुआ है, द बकेट ऑफ ऑयल इज़ हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ. एक स्प्रिंग है, अब यहाँ पे हुक्स लॉ आ गया बेटे, 20 सेंटीमीटर का है. द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ नॉट एक्सीडेड एंड द लेंथ इज़ इंक्रीज टू 35. मतलब एक स्प्रिंग था, जब कोई वेट उस स्प्रिंग के साथ नहीं लगा हुआ था, तो उस स्प्रिंग की लेंथ 20 थी. जब उसके साथ बकेट ऑफ ऑयल लगा दी गई, तो वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हुआ 35 सेंटीमीटर तक. सवाल में आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो होती है बेटे कि जब आपके पास
हम यहाँ पे फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बना के आपको समझाते हैं। जब तक आपके पास सूटेबल लोड आ रहा है और सूटेबल स्ट्रेच भी हो रहा है, लेकिन जब मैं ये लोड हटाऊंगा तो आपका स्प्रिंग आपके ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर लेते हैं बेटे, तो उससे आपके पास क्या होता है, फिर आपका जो स्प्रिंग है उसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर चुका होता है। तो आपके पास व्हाट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? द पॉइंट वेयर proportionality between force and extension stops। मतलब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर नहीं रहते, अगर जो मैंने ग्राफ बनाया है इस पॉइंट पे देखूं, सो दैट वुड बी माय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि यहाँ से इससे आगे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो गया बेटे। सो दैट वुड बी नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, द ऑयल इज पोर्ड इनटू अ मेजरिंग टैंक, द empty bucket stretches the spring to 25 सेंटीमीटर। ओके, एम्प्टी बकेट 25, फुल ऑफ बकेट कहाँ तक किस एक्सटेंट पे लेकर चला गया था? 35 तक। द फोर्स दैट स्ट्रेचेज द स्प्रिंग टू द लेंथ 25 सेंटीमीटर, आपको वो मालूम करना है। तो ठीक है बेटे, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास हुक्स लॉ लग रहा है, और अगर हुक्स लॉ के बारे में आपको पता हो बेटा, F इज़ इक्वल्स टू के एक्स, जहाँ पर F लोड होता है जो आप अप्लाई करते हो, X एक्सटेंशन होती है, और K आपके पास कांस्टेंट होता है, दैट इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। K के बारे में मुझे नहीं पता बेटा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे आपके पास क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करनी है, जो आपको आपके जो भी स्प्रिंग है उसको उसने 25 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है। सो आई हैव टू फाइंड आउट दैट वन। नाउ आई डू नो अबाउट द वेट ऑफ द बकेट, एंड व्हाट वाज द वेट ऑफ द बकेट? द वेट ऑफ द बकेट वाज 54 न्यूटन। तो अब जरा देखें, व्हाट डिड आई डू? आपके पास ये जब आपके पास फुल ऑफ ऑयल था उस वक्त वेट ऑफ बकेट ये था बेटे। तो F इज़ इक्वल्स टू के एक्स। जब आपके बकेट में ऑयल भी मौजूद था तो उस वक्त आपके पास बकेट का वेट कितना है, मतलब फोर्स कितना है? 54। तो देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके पास इसमें मास ऑफ द बकेट भी आ गया, ऑयल ऑफ द बकेट मतलब जो आपके पास मास ऑफ ऑयल है वो भी आ गया, उन दोनों का कंबाइंड फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और उस वक्त आपके पास एक्सटेंशन कितनी आई थी? 20 ओरिजिनल थी, 20 से कितना हो गया था बेटा? 35। सो 15 सेंटीमीटर आपके पास उस वक्त एक्सटेंशन थी। तो मैंने के की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 54/15। अब सेकंड केस में आपके पास क्या है? एम्प्टी बकेट है, तो आई डोंट नो द फोर्स। ये तो फोर्स उस वक्त थी ना जब आपके पास बकेट भी मौजूद था और ऑयल भी मौजूद था, और उस वक्त की एक्सटेंशन क्या थी वो मैंने यहाँ से मेजर आउट कर ली बेटे। अब खाली बकेट है और उसकी एक्सटेंशन मुझे पता है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। खाली बकेट जब लटकाई गई तो आपके पास कितनी लेंथ आ गई? 25। तो एक्सटेंशन मुझे पता है 5 है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, विच वॉज 54/15। अब मैं यहाँ से आराम से फोर्स निकाल सकता हूँ बेटे। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फोर्स? आपके पास 54 इंटू 5 किया और डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, सो दैट इज़ 18 न्यूटन। तो देखें किस तरीके से काम किया है। आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम, प्लीज़ रिमेंबर इट, कि पहले मुझे फोर्स पता थी, एक्सटेंशन भी पता थी। फोर्स कब पता थी? जब ऑयल, और ऑब्वियस सी बात है ऑयल फिल्ड था, और उस वक्त की एक्सटेंशन क्या थी आपके पास वो भी पता थी, तो वहाँ से के निकाल लिया। अब उसी के को मैंने यूज़ किया कब? जब आपके पास बकेट खाली थी, उस वक्त फोर्स नहीं पता थी, एक्सटेंशन तो फिर भी पता थी। तो हम लोगों ने के को यहाँ पे यूज़ किया और एक्सटेंशन के थ्रू हम लोगों ने फोर्स निकाल ली।
टू का पार्ट 2 आपके पास यहाँ पे बोला हुआ है, आपने कैलकुलेट द मास ऑफ ऑयल इन द मेजरिंग टैंक। आपको मास ऑफ द ऑयल निकालना है मेजरिंग टैंक के अंदर, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं बेटे। आपके पास ये देखें, ये फोर्स कौन सी थी, फोर्स दैट वाज द फोर्स, ये जो 54 न्यूटन है, इस फोर्स में बेटे बकेट भी शामिल है, इस फोर्स में बेटे ऑयल भी शामिल है। ये जो 18 न्यूटन फोर्स आई है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी फोर्स है बेटे, बकेट की। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी फोर्स से मुराद यहाँ पे वेट ही हो रहा है बेटे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसका वेट आ जाएगा, ऑयल का वेट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले वेट ऑफ ऑयल निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे कि 54 में से हमने 18 को माइनस कर दिया बेटे, that would become 44 34 36 न्यूटन। सो दैट इज़ द वेट ऑफ ऑयल। बट मुझे उन्होंने पूछा मास ऑफ ऑयल, तो हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज़ इक्वल्स टू mg। आपके पास वेट कितना है 36, मास मुझे पता नहीं, ग्रेविटी उन्होंने बोला हुआ है 10 लेनी है, डिवाइड कर देंगे तो 3.6 kg आपके पास मास भी आ गया बेटे। अब आगे उन्होंने बोला हुआ है वॉल्यूम जो है आपके पास मेजरिंग टैंक का वो ये है, डेंसिटी आपको मालूम करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास अभी अभी आपने निकाला है 3.6, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 0.0045 मीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास डेंसिटी आ गई बेटे। Explain in terms of their molecule why the density of oil is greater than that of air। आपने मॉलिक्यूल्स की रिस्पेक्ट से बताना है कि ऑयल की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो देखें डेंसिटी ज़्यादा कब होती है, मास ओवर वॉल्यूम है ना डेंसिटी। ऑयल में आपके पास मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज़र होते हैं, तो जब एक दूसरे का देखें, ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, तो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑयल के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एयर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना है, तो आप बता देंगे इन एयर मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट then the molecules of oil। तो आई होप सो आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है कि एस्ट्रोनॉट का मास 65 kg है, ग्रेविटेशनल फील्ड 10 है, वेट आपको निकालना है, तो mg 65 इंटू 10 हम कर देंगे, सो दैट वुड बी नोन एज 650 न्यूटन। Complete the following sentences. The astronaut weight on earth is dash, force between the astronaut and dash। तो बेटा एस्ट्रोनॉट का वेट जो है ऑन अर्थ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट को क्या भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एस्ट्रोनॉट एंड अर्थ होती है बेटे। उसके बाद एस्ट्रोनॉट मून पे चला गया, सही मज़े आ रहे हैं इसके, कभी मून पे कभी अर्थ पे, चलो खैर है, हम भी जाएंगे। स्टेट द एस्ट्रोनॉट मास ऑन मून, ग्रेविटी दे दी, मास आपको मालूम करना है कहाँ पर, मून पे। तो क्या हुआ, मास तो अर्थ और मून पे सेम रहता है ना बेटे, तो मैं क्या करूँ, हम क्या करेंगे, हम W इज इक्वल, जो आपके पास बल्कि इनफैक्ट मास दिया हुआ था, सो वी डोंट हैव टू इवन कैलकुलेट इट। जो मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट एट अर्थ है वही मास ऑफ एस्ट्रोनॉट एट मून भी होगा, बिकॉज मास नेवर चेंजेस विद ग्रेविटी, इट इज़ वेट विच चेंजेस। उसके बाद आपके पास उन्होंने बोला वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून W इज इक्वल्स टू mg। मास आपके पास कितना है बेटा 65, मून पे आपके पास ग्रेविटी कितनी है 1.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65
into 1.6 would be equals to 104 न्यूटन। अगला सवाल, आपके पास एक फैमिली कार दी हुई है और एक रेसिंग कार दी हुई है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? तो ऑब्वियस सी बात है रेसिंग कार ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास अर्थ के करीब होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। दैट इज़ वाई आप देखते हैं स्पोर्ट कार्स जो होती हैं वो तकरीबन ज़मीन के साथ लगी हुई होती हैं। वजह क्या होती है? बहुत हाई स्पीड होती है और अगर गैप ज़्यादा रखेंगे तो ये टॉपल हो सकती हैं बेटे। तो इसलिए इनको बिल्कुल अर्थ के करीब रखा जाता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने का फैक्टर यही होता है कि एक तो या तो आप एरिया बढ़ा दो या तो आप सेंटर ऑफ मास को अर्थ के क्लोज कर दो बेटे। अब आपको आंसर ये लिखना, सजेस्ट विच कार हैज़ द ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड गिव 2 रीज़न। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे बेटे, आपके पास सबसे पहली चीज़ कि रेसिंग कार की आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब उसके 2 रीज़न बताने हैं। एक रीज़न तो आपके पास लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख दें, ऐसे स्लैश डाल के दोनों भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। दूसरा, रेसिंग कार का बेस एरिया क्या है? ठीक है, वाइड बेस एरिया। तो स्टेबिलिटी आपके पास 2 फैक्टर से चेंज हो सकती है, एक बेस एरिया से और एक सेंटर ऑफ मास से। तो रेसिंग कार की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास भी लो था और उसका वाइड बेस एरिया भी था। द कार हैज़ सेम वेट। Study figure 1.1 and suggests why the stationary racing car exert less pressure on। रेसिंग कार स्टेशनरी है लेकिन प्रेशर वो कम कर रही है। तो वही बात है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। एरिया रेसिंग कार का ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि लार्जर एरिया ऑफ कांटेक्ट की वजह से प्रेशर कम हो रहा है बेटे। अब फैमिली कार टायर्स ईच हैव एरिया ऑफ दिस। 4 टायर है और एक का एरिया दिया हुआ, वेट आपको दिया हुआ है, प्रेशर निकालना है। अब ज़रा देखें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्यों? बताता हूँ आपको। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है, आप वेट को ही कंसीडर करेंगे। एरिया में क्या कर देंगे, जल्दबाजी में 0.012 कर दिया। भाई ये तो एक टायर का एरिया है, हमारे पास कार में कितने टायर हैं? 4, तो इसको टाइम्स बाय 4 भी करना है बेटे। ये नहीं करेंगे गलत हो जाएगा बेटे। तो आपके पास प्रेशर कितना आ रहा है? 200,000 पैस्कल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म वेट। वेट आपको बताना है, वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ मास। डेंसिटी आपके पास क्या होती है? रेशो ऑफ मास, या फिर इसको रेशो ऑफ से ज़्यादा अच्छा ये लिख दें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। स्टूडेंट के पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसका स्केल न्यूटन में, मतलब वेट मेजर कर रहा है। द स्टूडेंट इज टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्क्राइब द हाउ द स्टूडेंट कुड फाइंड द मास ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू वो मास किस तरीके से मेजर कर सकता है? तो सबसे पहले क्या करेगा कि वो हैंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस to calculate weight of the object। यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा। देन डिवाइड द वैल्यू बाय 10।
10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और उसके थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा, 10 के बजाय आप यहाँ पे ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी से डिवाइड कर दें तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट could go on to find out the density। डेंसिटी आपको निकालनी है तो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू मालूम करते हैं। तो उसके मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, आप पूरे के पूरे लिख दीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम मेजर करेंगे किसके थ्रू बेटे, क्योंकि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम मेजर होता है बेटे किसके थ्रू, मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। और कैसे मेजर होगा, पहले आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया और उसमें कुछ पानी डाल लिया और उसकी रीडिंग नोट कर ली। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूँ। फिर इसी पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, वो ऑब्जेक्ट भी डाल दिया तो उसकी आपने रीडिंग नोट कर ली। लेट अस सपोज 60 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपने वॉल्यूम को मेजर किया फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर और फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। एंड व्हाट विल बी द फार्मूला, use formula, and what is the formula, that density is equals to mass over volume। मास ऊपर वाले पार्ट में आ गया, वॉल्यूम नीचे वाले पार्ट में आ गया और उसके थ्रू आपका काम हो गया बेटे। ये फिगर आपको दी हुई है, सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, फोर्सेस आपको दी हुई हैं। आपको बताना क्या है यहाँ पर कि मुझे ये बताएं द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर टोटल फोर्स बेटे 7 न्यूटन है, यहाँ पर फोर्स आपके पास 9 न्यूटन है और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम करूँ तो 9 - 7 वुड बी 2 न्यूटन। और डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आपके पास जहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो F इज़ इक्वल्स टू ma और आपके पास ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट फार्मूला इज़ फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। एंड व्हाट इज़ योर रिजल्टेंट फोर्स, इट इज़ 2। क्या आपको मास गिवन है, येस द मास इज़ गिवन एज 0.5। आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो 2 डिवाइडेड बाई 0.5 वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चैप्टर में आपने बेटे हुक्स लॉ को भी पढ़ा, आपने मोमेंट को भी पढ़ा, आपने प्रेशर को भी पढ़ा और आपने मास वेट को भी पढ़ा। अब ज़रा डेंसिटी के भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ऑल दो अभी भी हमने कुछ डेंसिटी की किए तो एक और वर्कशीट है जो आपके पास इसी क्वेश्चन आंसर से भरी पड़ी हुई है और इन तमाम वर्कशीट के बाद मैं वर्कशीट कुछ पोस्ट भी करूँगा जो आपने खुद करनी भी है, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा बेटे। आपके पास यहाँ पर एक शेप दी हुई है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है और आपको बताया हुआ है कि डेंसिटी 850 है, डेप्थ आपके पास 1.5 है, प्रेशर आप मुझे मालूम करके बता दें। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर होगा बेटे, आपके पास वेट के ही बराबर होगा बेटे। अब ज़रा देखें, क्योंकि ऑयल लिक्विड है तो आई कैन नॉट यूज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, रादर आई कैन यूज़ रॉ GH। तो आई हैव द डेंसिटी ऑफ द ऑयल विच इज़ 850। आई डू हैव द ग्रेविटी एज वेल विच इज़ 9.81 और मुझे हाइट लेनी पड़ेगी विच इन दिस केस इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेप्थ and your depth is 1.5. So after multiplying all these values I'm getting the value of pressure as 13,000. Now you can also write Pascal or you can also write Newton per meter square as the unit for pressure. Now what I have to find out, I have to find out the force exerted by oil. Now I can use this formula, pressure is equals to force per unit area. I already found out the pressure which is 13,000. I do have the area as well. देखें बेस एरिया लेते हैं तो 2.4 और 1.5 आप एरिया लेंगे तो एरिया के लिए 2.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। तो ये डिवाइड वहाँ जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग द आंसर फॉर फोर्स एज 46,000 न्यूटन्स। सिमिलरली पार्ट बी में आपके पास बोला हुआ है द फोर्स कैलकुलेटेड इन ए पार्ट 2 इज़ द वेट ऑफ द ऑयल। कैलकुलेट द मास, तो मतलब जो फोर्स आपने मालूम की वो वेट ही है इसका।
मास निकाल दें। तो हमने कहा ठीक है, W इज़ इक्वल्स टू mg। हमारे पास वेट कितना आया था बेटा, 46,000 आया है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.81 होती है, डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट द आंसर फॉर मास एज अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ कर दें तो 4600 kg आ गया। When he checked the level of oil in the tank, a man dropped a brass key into the oil and it sank into the bottom of the oil. State what this show about the density of brass. अब देखें, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है वो सिंक कर जाता है, कम डेंसिटी वाला होता तो फ्लोट कर जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रास हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन ऑयल। ब्रास की डेंसिटी ज़्यादा है ऑयल से। पार्ट 2, एक्सप्लेन हाउ अटैचिंग द की टू अ पीस ऑफ वुड कुड प्रिवेंट द की फ्रॉम सिंकिंग। अब बोला हुआ ये है कि एक वुड अटैच कर दी तो फिर ये सिंक क्यों नहीं हो रहा बेटे, ज़रा वो बता दें। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेंसिटी वुड और आपके पास ब्रास की अगर हम लोग देखेंगे तो दैट वुड बी लेस देन द ऑयल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास एवरेज डेंसिटी ऑफ wood and brass is less than oil। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि that will not sink, rather it will float। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे आपके पास बोला हुआ है कि स्टूडेंट विशेस टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ वुड ऑफ एन इरेगुलर शेप। ही एक्सपेरिमेंट रिक्वायर अ स्मॉल ब्रास ऑफ मास 200। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास इफ द डेंसिटी इज दिस। डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास को आपको ग्राम्स में, किलोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी भी आपके पास ग्राम्स में ही दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डेंसिटी पता है 8.4, मास हमें पता है 200, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 8.4 एंड द आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ वुड बी 24 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में आपको दी हुई थी। To find out the volume of the piece of wood, the student has a measuring cylinder, a supply of water and the brass object. Part A. The piece of wood and the brass object are small enough to be placed in the measuring cylinder. The piece of wood does not sink in the water. Suggest why. आपको पता है भाई वुड क्यों नहीं सिंक हुआ। सिंक वही होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी बेटे। तो अब बस लिख दो डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर। हलवा हलवा सवाल है मेरे बच्चों। इन सवालों में तो मतलब एग्जामिनर को छोड़ना ही नहीं चाहिए, पकड़ लो उसको, ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम ठीक करके बताएंगे। आगे, डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट डज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ वुड, स्टेटिंग द मेजरमेंट दैट शी मेक एंड एनी कैलकुलेशन रिक्वायर। बेटा इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए अभी पूरा एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया किस तरीके से करते हैं। टेक मेजरिंग सिलेंडर, पोर सम वाटर, मार्क द रीडिंग, then put the irregular object into the measuring cylinder. There would be a new value. Mark that reading, subtract both the readings, you will you will find out the volume of an irregular object. And if I further want to find out the density, then use the formula density is equals to mass over volume. In this way you can also find out the density. तो ये आप खुद इसका आंसर लिखेंगे कि किस तरीके से इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज़ को मेजर किया जाता है। Question number 3, a student has 500 identical rectangular sheet of paper. The mass is 1 meter. The mass of 1 meter cube of paper is 0.08. Okay. Using a meter rule, she measures the length and its width. Length और width आपको दे दी है. Calculate the mass of one sheet of paper. अब आपके पास बेटे एक पेपर का मास इन्होंने बता दिया कि एरिया अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है तो पेपर का मास आपके पास कितना आ रहा है बेटे, 0.08।
आपके पास और इस जैसी कितनी शीट्स मौजूद हैं? 500 आइडेंटिकल शीट्स हैं। लेंथ और विड्थ आपने कैलकुलेट कर ली है। आपको मास मालूम करना है एक पेपर का। तो ठीक है, ये तो बहुत इजी है बेटे। किस तरीके से? आपके पास ज़रा देखें, दैट वाज द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, द मास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेपर। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेपर का मास आपके पास कितना है? सबसे पहले तो देखें एरिया और या फिर ये लेंथ वगैरह से आपका मास चेंज होता है, और चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है ज़रा वो भी देख लेते हैं। आपके पास ये जो एरिया दिया हुआ है, इससे जो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.21, इससे आपके पास एरिया आ जाएगा। और ये एरिया आपके पास किसका आएगा बेटे? एक पेपर की शीट का, 0.063। तो आप देखें आपके पास जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर था तो उस वक्त मास कितना था? 0.08। अब एरिया आपके पास 0.063 है तो मास कितना हो जाएगा? रेशो मेथड के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशो मेथड इज़ अ वेरी वैल्यूएबल मेथड। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो 0.063 मल्टीप्लाई बाय 0.080, तो आपके पास मास आ गया 0.00504 kg। 1 मीटर स्क्वायर का इतना एरिया था, और ये एरिया किसका था? ये एक पेपर का था। और मुझे मालूम भी क्या करना था बेटा? मुझे एक पेपर का मास मालूम करना था। तो हम लोगों ने वो रेशो मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद द स्टूडेंट मेक अ सिंगल पाइल ऑफ 500 शीट विद अ मीटर रूल शी मेजर्स द हाइट, और हाइट आपके पास ये आ गई। अब आपको डेंसिटी मालूम करनी है। सो डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो हमने कहा ठीक है बेटे, मास आपके पास एक पेपर का पता है? बिल्कुल पता है, 0.00504। और कितने पेपर्स हैं बेटे? 500। तो मास को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से वॉल्यूम एक पेपर का मालूम, एक पेपर का वॉल्यूम हम लोग किस मतलब पूरा ओवरऑल वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे? एरिया पहले देख लें। एरिया तो हमें पता है, एक पेपर का एरिया आपके पास कितना था बेटा? 0.063। और वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है। तो आई कैन से एरिया इंटू हाइट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम। सो व्हाट वाज द एरिया? हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 0.063, और तमाम पेपर्स मिल के हाइट क्या बना रहे थे? 0.048। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन ईजीली गेट द डेंसिटी, and it is 8.3 exponent to kilogram per meter cube. The second student has only 5 sheets of the same type of paper. Suggest how this student determined the density of the paper to a similar accuracy. Additional apparatus may be used. अब आप ज़रा देखें, अब उन्होंने कहा अब वो डेंसिटी कैसे मेजर करेगा बेटे? तो देखें, सबसे पहली चीज़ एडिशनल अपरेटस मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा? उसकी हाइट मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर की टाइप तो सेम है तो मास सेम है। एक पेपर का मास कितना आया था? 0.00505 ना, तो ये यहाँ पर भी होगा। बस वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। एरिया दोनों का सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा? हाइट चेंज होगा। तो हाइट मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम माइक्रोमीटर, क्योंकि बहुत कम थिकनेस है तो इसलिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिख दिया कि आपके पास माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड height of the pile, and then use the formula to find out density. लेकिन फार्मूला में क्या क्या चीज़ें आपने चेंज करनी पड़ेंगी? 500 की जगह
मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आ जाता 0.00504 मल्टीप्लाई बाय 500 की जगह क्या लिख देता 5। एरिया तो सेम ही है बेटा क्योंकि सेम टाइप ऑफ पेपर है, और हाइट की जगह जो भी न्यू हाइट आई होती बेटा वो लिख देता और इससे डेंसिटी आपके पास आ जाती। तो आई होप सो बेटे आपको द मास वेट डेंसिटी और इसके साथ साथ 2-3 और चैप्टर्स भी आपके पास रिवाइज हो गए, ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इफ़ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उनको रिज़ॉल्व कर सकूं, और जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। इन तमाम वर्कशीट्स को मैं अपलोड तो कर रहा हूं बेटे, साथ ही साथ आपको फॉलो अप वर्कशीट्स भी दे रहा हूं जो आप घर पे परफॉर्म कीजिएगा, उनके साथ उनकी एमएस भी अटैच कर दूंगा ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर इफ़ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर इन एनी ऑफ द पार्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं फिर उस पार्ट के लिए एक फॉलो अप वीडियो अपलोड कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रैक्टिस अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।